CSAT 2025 was the second toughest paper in the history of CSAT exams. Similarly, CSAT 2023 हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट CSAT पेपर रहा है. अब जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ CSAT, उससे एक चीज़ क्लियर है कि आपको PYQs तो करने ही हैं और वो भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मुझे इतने ही साल के PYQs करने हैं. आपको जितने भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल PYQs है ऑफ CSAT वो आपको करने ही हैं और करने ही नहीं है, आपको एक बार करने हैं, फिर एक दो बार उसको रीसॉल्व करना है और लास्टली आपको रिवीजन करना है जस्ट बिफोर CSAT 2026 पेपर. अगर आप ये नहीं करोगे देन देयर इज़ नो प्रीलिम्स, देयर इज़ नो मेंस, देयर इज़ नो इंटरव्यू, देयर इज़ नो IAS. सिंपल. ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये अभी नीड है, राइट? अभी अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा. तो सिंपल है, PYQs आर मस्ट. अब अगर PYQs आपको सॉल्व करने हैं तो आपको 1995 से लेकर 2025 के PYQs सॉल्व करने होंगे, जिन्हें इन सारे PYQs को मैंने अच्छे से एनालाइज करा है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है और उसकी प्रैक्टिस शीट अलॉन्ग विद अ फार्मूला बुक डेवलप करी है बाय कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड ऑफ CSAT and the expected paper or expected concepts that might be asked in the upcoming CSAT papers. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्लस लास्ट 31 ईयर्स का एनालिसिस करके ये मैंने सेशंस बनाए हैं और ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स दीज सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, नो डाउट अबाउट दिस. सो इन टोटल देर आर 1000+ PYQs. जितने मैंने पब्लिकली अवेलेबल PYQs कंपाइल करे हैं तो दे आर 1000+ इन नंबर्स. अब आप सोचो, आप एक बार PYQ सॉल्व करोगे तो क्या ये इनफ है? एब्सोल्युटली नॉट. फाउंडेशन क्लासेस दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. फाउंडेशन किसी चीज़ का बिल्ड करना, उसकी प्रैक्टिस करना और फिर PYQs करना, अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ़ यू वर टू टॉक ओनली अबाउट PYQs देन क्या PYQs एक बार करके आप छोड़ सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट. मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है. प्रैक्टिस, रिविजन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो आपको 1000+ PYQ सॉल्व करने हैं CSAT के. ये आपको अपने से नहीं करने, मैं करवा दूंगा इन सेशंस में, पर आपको उसको बाद में रीसॉल्व करना होगा और रिवाइज करना होगा जस्ट बिफोर द CSAT 2026 पेपर. तो 1000+ PYQs को अगर आप उसके क्वेश्चंस नोट करने जाओगे और उसके आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, फार्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, एवरीथिंग अगर आप इन चीज़ों को नोट करोगे तो अज्यूमिंग दैट यू टेक on an average 10 minutes per question to write down all this stuff in your notebook. Can you imagine this? 1000 into 10, you would end up spending 10,000 minutes. अगर मैं 10,000 minutes को divide करूँ by 60 minutes in an hour, I'll get total number of hours required. So that becomes 1000 upon 6, which is 500 upon 3. So around 20 के आसपास बनता है, right? Yes, so around ये 180 के आसपास बनता है. यस 180 के आसपास. तो आपकी 180 आवर्स की इन्वेस्टमेंट है और इससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला है. आपको सॉल्व करना है, आपको नोट नहीं करना है, राइट? नोट करना इंपॉर्टेंट है पर आप 180 घंटे अगर नोट ही करने में लगे रहोगे तो फिर कैसे होगा? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि PSIR जैसा लंबा ऑप्शनल जिसका इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना ज़्यादा बुक लिस्ट आपको पढ़ना होता है, उसमें भी आप आराम से 180 आवर्स में फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट कर सकते हो और फर्स्ट रिवीजन भी कर सकते हो. तो इमेजिन 180 आवर्स में यू कैन कंप्लीट योर ऑप्शनल, नॉट कंप्लीटली बट यस यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन. तो इस टाइम को हम कैसे सेव करेंगे? इस वीडियो का यही मोटिव है क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का आंसर निकाला है, दोनों चीज़ों का सोल्यूशन अवेलेबल है. एक ये जो सेशन है इसमें इस तरह की जो शीट्स है, प्रैक्टिस शीट्स, और इसमें सारे PYQs है जो ईयर के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज्ड है. ये PDF अवेलेबल है तो आपको PDF लिंक पे क्लिक करना है और इस PDF को डाउनलोड करना है. इट इज़ अवेलेबल एट नॉमिनल अमाउंट. अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि आप इतना भी एकदम नॉमिनल अमाउंट नहीं पे कर सकते हो, देन आई हैव अ फ्री सोल्यूशन फॉर यू. वो ये है कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेते रहने इस लेक्चर के
और आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसके आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, सो दैट इन द एंड यू कैन रिवाइज इट. बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट राइट दिस, बिकॉज अगेन मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको 180 प्लस आवर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दिस. कैन यू इमेजिन दिस 180 प्लस आवर्स? इसमें आपका ऑप्शनल 2 बार हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट बी दैट गाय. You either download the PDF of this session by paying a nominal amount, or you take screenshots of the session and combine them into a PDF, and that you can use to revise in the end. So I hope I'm clear on these two aspects. Also, I have also developed a formula book in a PDF format. I'll just show that formula book to you, but there's a disclaimer. The disclaimer is I have gone through the last 31 years PYQs for at least like 5 to 6 times now. और उसके बाद मैंने PYQs की फॉर्मूला बुक डेवलप करी है, जिसमें ग्रीन स्टार से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करा है जो PYQs में लास्ट 31 ईयर्स में आ चुके हैं. तो अगर आप PYQs को, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हो थ्रू अ फॉर्मूला बुक, देन आप सिर्फ स्टार्ड कंटेंट को रिवाइज करोगे. ग्रीन स्टार्ड कंटेंट को मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है. इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा. अगेन मैंने फॉर्मूला बुक बनाई इस तरीके से है कि आपकी सारी रिवीजन अंडर 30 मिनट हो जाएगी पूरे फॉर्मूला बुक की. पर अगर आप सिर्फ PYQs वाले कंटेंट को टारगेट करना चाहते हो, उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो भी आपको ये कंटेंट मिलेगा. जहाँ देखिए फॉर इंस्टेंस देखो इन फॉर्मूलाज पे स्टार्स है, राइट. सो यू कैन सी दिस ग्रीन स्टार्स. सो ये ग्रीन स्टार्स क्या सिग्निफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 31 ईयर्स में, तो ये आपको करना है. अब ये वाला पॉइंट करो या ना करो, पर आपको ये तो डेफिनेटली करना है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आई जस्ट टेक यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला बुक, क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एज फार एज रिविजन इज कंसर्न. इनफैक्ट आप इसको लिखने जाओगे ना, तो भी इसमें आपके कितने ही घंटे निकल जाएंगे. So I'll just give you a brief overview of the formula book. So my name is Harshul. I graduated in 2020. I have over 5 years of experience in CSAT and aptitude exams. I have even qualified CAT with 99 percentile. तो इतना एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ कंपाइल करी है. सो लेट्स गो थ्रू द इंडेक्स. PYQs का ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कितने PYQs आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है. उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ टिप्स ट्रिक्स, वैदिक मैथ के टिप्स ट्रिक्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, geometry and mensuration, set theory and Venn diagram, data interpretation, puzzles, cubes and dice, inequalities, order and ranking, blood relations, clocks, calendars, direction and distance, syllogism, series, coding, decoding, alphabet series, decision making, course of action, assertion and reason, abstract reasoning, figure counting, and finally permutation, combination and probability. तो लास्ट 31 ईयर्स का एनालिसिस करके इस तरीके से मैंने इन्हें कैटेगराइज करा है, और ऑल दिस कॉन्सेप्ट आर गिवन. सो अगेन दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू, अगेन ये नंबर्स ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज क्वेश्चंस ऑल्सो. समटाइम्स वन क्वेश्चन माइट फॉल इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रॉन्गफुली हो सकता है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. बट एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, नथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस PDF. सो ये RCs है. वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे क्यूब्स कैसे निकालने इजीली, फैक्टोरियल्स कैसे याद रखने हैं, राइट. देन ये टेबल्स, ये वी बॉडमास का रूल, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, राइट. ये फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टेबल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर परसेंटेजेस के प्रॉब्लम में यूज़ होता है. उसके साथ साथ ये यूज़ होता है इन डेटा इंटरप्रिटेशन. देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके सारे टॉपिक्स. फॉर इंस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, पर उसके बावजूद मैंने इसको इंक्लूड करा है क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, और उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बेसिक फार्मूलाज है, राइट. -b/a एंड c/a. तो ये आया नहीं है CSAT में, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन फ्यूचर CSAT पेपर्स. सो देन बेसिक यूनिट्स, सिमिलरली एवरेजेस में कुछ बेसिक फार्मूलाज है, वेटेड एवरेज जिसे हम मिक्सचर फार्मूला भी कहते हैं. इन सारी चीज़ों को हम फाउंडेशन क्लास में देखेंगे इन डिटेल्स. बट इफ़ यू ऑलरेडी डन योर CSAT,
maybe through some other foundation course, or you're very good at maths, but then you'll still need a formula book like this to revise all your concepts. Similarly, then properties of average, तो ये सारी चीज़ें इसमें included है. Then percentages, ratio, proportion, interest, profit and loss, mixture, allegation, right? उसके बाद हम जाते हैं सीधा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं. देन टाइम एंड वर्क, अगेन एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज देयर ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एवरेज तो है ही पार्ट इन जनरल, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड, मीडियन, ये चीज़ें आज तक नहीं पूछी गई हैं, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इतनी बेसिक चीज़ है कि हर जगह आती है. तो दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट हाईलाइटेड देम विद अ ग्रीन स्टार, क्योंकि वो आया नहीं है इन द पास्ट, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट इन दिस फॉर्मूला बुक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सिमिलरली कुछ सालों पहले ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, तो उसका मैंने डायग्राम भी इंक्लूड करा है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड अगेन. नाउ नंबर सिस्टम की ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट? एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन फ्रॉम नंबर सिस्टम, इफ इट इज़ रेलेवेंट टू UPSC CSAT, देन इट इज़ इंक्लूडेड. सक्सेसिव डिवीजन एंड एवरीथिंग, राइट? Let's go to the next topic. This is surds and indices. Then okay, geometry mein diagrams are extremely important, diagrams and formulas. So all those concepts are given in this book. So these are all the different types of triangles along with the theory. So diagram is also there for visualization. Cyclic quadrilateral, rhombus, then trapezium, then parallelogram, tangent secant theorem. This is alternate segment theorem. Spherical cap, इस पे क्वेश्चन आया था, राइट? सो ये फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल कैप्स सरफेस एरिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला एक बार आया है इन द पास्ट. सो इन लास्ट 31 years आई थिंक ओनली 1 or 2 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक देन डेफिनेटली दे विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट स्लोप ऑफ अ लाइन, इसलिए ये फॉर्मूला भी इसमें इंक्लूडेड है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ह्यूज टॉपिक, बट एज फार एज CSAT is concerned, I thought only these two would be enough. So these are now 3D diagrams and along with their formulas. So cuboid, this is cylinder, this is cone, sphere, hemisphere, frustum of a cone, ellipse पे 2 बार क्वेश्चन आया है, राइट? पैरेललोपिपेड रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन. अजीब सा ये डायग्राम होता है, पर उसका बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. जनरली दिस इज अ वेरी जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑलमोस्ट एवरी 3D uniform 3D object. Then basic units and conversions, set theory, Venn diagram. Every year at least 1 or 2 questions will be there. Unfortunately this year there was no question on set theory and Venn diagram, but see, this is a beautiful diagram that I have drawn on good notes for 2 set Venn diagrams, for 3 set Venn diagram. बहुत डिटेल डायग्राम है. So again, logical Venn diagrams, geometric Venn diagrams, dot situation, everything is mentioned. Data interpretation, puzzles, क्यूब्स एंड डाइस, हर साल क्वेश्चन आता है. सारे डायग्राम्स मैंने प्रिपेयर करे बाय द वे इन गुड नोट्स. ये these directions are extremely important. Sometimes direction thing might get confusing, so to give you a reference I have added this diagram so that while cutting the cube as per instructions given in the paper, you can refer to this, you can keep this idea in mind कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है. इनइक्वालिटीज एवरी ईयर, I mean, I think in last 31 years only 3 questions have been asked on the topic of inequalities, but last 2 years में question आया है, including this year, that is in 2025, a question on inequalities was there, and hence the basics of inequalities is extremely important. That's why I mentioned it here. Order and ranking, every year 1 question will be there. Blood relations, clocks, calendars, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, जो भी चीज़ आई है पास में उसे ग्रीन स्टार के साथ मेंशन करा हुआ है. सिलॉजिज्म, सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, देन असर्शन एंड रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर्स काउंटिंग. इसमें कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, देन आई हैड प्रिपेयर्ड दीज नोट्स, सो आई एडेड देम. Only that content which is relevant is added.
then permutation, combination and probability, and finally the entire CSAT is over. So you can revise your entire CSAT in just under 30 minutes using this formula book. But शर्त यह है कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए. You can do that through self-study, or you can join my foundation course or any other foundation course for that matter, or you can just casually browse YouTube and get relevant content from there. And once you have practiced enough, come back to this formula book to revise it. I think it's extremely important to revise this book at least once a month, so that in over the next 11 months, क्योंकि अभी 11 महीने बाकी है, तो 11वां रिवीजन हो जाएगा, and that will be more than enough. So this is about the formula book. Now coming back to our general instructions, I have 5 years of experience in this field, and to be able to come up with such a detailed document and to be able to plan everything, it has taken hundreds of hours and hard work from my side, and I expect the same level of seriousness and sincerity from you. If you're not serious about this exam, then I think it's not worth watching this video. This video is not really worth spending 3 to 4 hours of your life if you're not serious about this exam. So if you're not serious, go watch TV shows, movies, go on a walk, maybe on a trip, spend some quality time with your friends and family. This is not the place for you. But if you're serious, then please show some level of sincerity and do everything as I'm saying. I'm now 27 years old, and I have my set of regrets, and I don't want you guys to go through the same, right? So I think we have covered most of the content from this slide. Okay, one more thing, why should you watch this series? First of all, it is free. Second, I will share the difficulty level of every question, right? So I'll tell you if this question is worth attempting in the given exam condition, because now sitting in an air conditioned hall, I can solve all these questions. But what about solving the same difficult question in the actual paper, in an exam like scenario where I have maybe only 2 minutes per question? It gets extremely difficult. And that's why as a teacher, it's my responsibility to let you know what kind of question is this, what kind of difficulty level does this question fall in, so that you get a better idea, because selection of questions is now mattering the most in CSAT paper. Even this year, there were hardly any easy questions, but you had to select easy, I would say easy to moderate questions to clear the cutoff. And hence that skill you will learn through these videos. Also, I'll also share if a question is worth attempting in the exam hall or you should leave it altogether. I'll also share if you should attempt that paper, attempt a specific question in the first round or in the second round. Also, I'll share multiple methods, tips, tricks, shortcuts, formulas, logics, everything in this session itself. So yes, I have shared this already. So please go and download the PDF of the session before we start with the actual practice and explanation. If you can't afford the PDF, it's perfectly alright. Just keep taking the screenshots and combine them to form a PDF and use that. But please do not write anything, because again, you can't afford to spend 180 plus hours of your life, because in 180 hours you can revise your optional twice, first basic reading and then one revision. So also, third option, if you are willing to enroll into the foundation course, then please do not buy this PDF, because this PDF along with the formula book is already a part of the foundation course. So from this topic, in last 31 years, a total of 20 questions have been asked, and we will solve all these questions in this session itself. So question number 1, ये पूछा गया था 2025 में. X can complete 1/3 of a certain work in 6 days. ठीक है, X can complete 1/3 of a work in 6 days. It means जो 100% वर्क है वो कितने दिनों में होगा? 1/3 6 days में हो रहा है. So if I multiply this by 3, I get 1. It means 100% work. I should, और क्योंकि मैं लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ by 3, I also need to multiply the right side by 3. So finally I get 18 days. तो सिंपल, X takes 18 days to complete a work. ये उनका कहना था indirectly. Second line says Y can complete 1/3 of the same work in 8 days. ठीक है, Y की भी वही कहानी है, 8 days मतलब 8 into 3
24 days. Z can complete 3/4 of the same work in 12 days. ठीक है, Z can complete 3/4 of the work in 12 days. तो इसका भी वही सीन है, क्योंकि ये 3/4 काम 12 में कर रहा है तो 100% काम करेगा 12 इंटू 4/3। ये बेसिक लॉजिक है। हम क्या करते हैं, जो भी गिवन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, सो दैट वी गेट दी 100% वैल्यू, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू। तो इसमें हमने 12 को मल्टीप्लाई करा बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 विच इज 4/3। सो 12 इंटू 4/3 विल गिव अस 16। तो Z takes 16 days. All of them work together for n days, and then X and Z quit and Y alone finishes the remaining work in some 8 2/3 days. ठीक है, so all of them work together for n days. Okay, so what we do in this case is कि total work निकालने के लिए हम इन given days का या फिर गिवन टाइम का कॉमन मल्टीपल लेते हैं। अब ये एलसीएम भी हो सकता है, या फिर आपको एलसीएम निकालना डिफिकल्ट जा रहा है तो यू कैन टेक एनी कॉमन मल्टीपल। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर अगर एलसीएम निकालना डिफिकल्ट है तो वी कैन टेक एनी कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज थ्री नंबर्स। इन दिस केस आई थिंक एलसीएम इजीली निकाला जा सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम। सो 18 24 सॉरी 16 18 and 24। 16 can be written as 2 raised to 4। 18 को लिखा जा सकता है as 2 into 3 square, और 24 को लिखा जा सकता है as 2 cube into 3। we can now easily find out the LCM। so 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 4 and hence 2 raised to 4 into 3 की हाईएस्ट पावर है 2, so 3 square। so ये बनता है 16 into 9, and that should be I guess 160 minus 16 144। सो हमारा एलसीएम आया है 144। और ये 144 क्या है, 144 इज़ नथिंग बट द टोटल वर्क। अब क्योंकि टोटल वर्क 144 है और एक्स उसको 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। सो इफ टोटल वर्क इज़ 144 यूनिट्स, and if x does 18 if x takes 18 days, then it means in one day x will do 144 upon 18, that is 8 units। so total is 144 units, x does 8 units, ये करेगा 6, सिमिलरली ये करेगा 9, राइट, करेक्ट। सो अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n days। ओके, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर मतलब उनका जो पर डे का वर्क है वो ऐड होगा, कंबाइन होगा। सो 8 + 6 + 9, 9 + 6 becomes 15, 15 + 8 becomes 23। इट मीन्स उनका कंबाइंड अब होगा 23, और ये काम करेंगे फॉर n days, सो मल्टीप्लाइड बाय n। नेक्स्ट लाइन सेज एंड देन x and z quit and y alone finishes the remaining work in 8 2/3 days। ठीक है, तो ये इतना हमारा काम हो गया। इन एडिशन टू दैट जो रिमेनिंग काम है वो सिर्फ y कंप्लीट करने वाला है इन दीज मेनी डेज। ओके, लेट्स डू वन थिंग। ये जो हमें डेज दे रखे हैं इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ यूजेबल फॉर्म। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू दी रेगुलर फ्रैक्शन। सो 8 2/3 को कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही, and then we will do a cross multiplication of these two numbers। so 8 into 3
and then we will add the numerator, which is 2 in this case. So finally we get 26 upon 3. It means y बचा हुआ काम 26/3 days में करेगा. So 26/3 days, और हमें पता है कि y does 6 units per day. So let's multiply it by 6. और ये इसमें हमारा काम फिनिश हो जाएगा, जो कि है 144 यूनिट्स. सो लेट्स इक्वेट टू 144. व्हाट इज n इक्वल टू? ठीक है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n थ्रू दिस इक्वेशन ओनली. सो लेट्स इरेज एवरीथिंग एल्स. ये होगा 2. सो दिस बिकम्स 52 प्लस 23n is equal to 144, and hence n is equal to 92 upon 23, जो कि बनता है 4, and hence the value of n is option number B, that is 4. Easy question. Or maybe because of this you might even call it a moderate question, but ये बहुत ही basic चीज़ है जो हम सीखते हैं. So I think easy question. A set X of 20 pipes can fill 70% of the tank in 14 minutes. Another set Y of 10 pipes can fill 3/8 of a tank in 6 minutes. Again, similar data for Z, where 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes. Okay, तो जो X वाला जो सिस्टम है वो ऐड कर रहा है पानी को, Y वाला भी ऐड कर रहा है, whereas थर्ड सिस्टम दैट इज सिस्टम Z is subtracting the water. तो ठीक है, that we will have to take into account. Okay, so let's write the given data. X set of 20 pipes can fill 70% of the tank in 14 minutes. ठीक है, 70% of the tank अगर 14 minutes में हो रहा है, let's do one thing, let's divide this by 10, we get 10%. Let's do the same on the right side as well, we get 2. अब इसको अगर मैं 10 से करूँ मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो बाय 10, आई गेट 100% इज इक्वल टू 20. मतलब जो है 20 पाइप्स है फ्रॉम सिस्टम एक्स, दे टेक 20 days. अनदर सेट ऑफ वाई, ठीक है, वाई सेट देर आर 10 पाइप्स, 10 पाइप्स है, दे फिल 3/8 ऑफ अ टैंक इन 6 minutes. ठीक है, अगेन ये सेम लॉजिक है लास्ट क्वेश्चन वाला कि 3/8 ऑफ अ टैंक इन कितने मिनट्स? 6 minutes. तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे by the reciprocal of this to get the 100%. So let's do that. 6 into 8/3 becomes 8 into 2, 16. So let's write 16 days. Similar चीज़ हमें करनी है with third set, that is Z. यहाँ पे है 16 pipes जो empty कर सकते हैं. ठीक है, so this is ये पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है. तो जो थर्ड सेट है, इट कैन एम्प्टी अ टैंक इन 20 minutes, हाफ ऑफ द टैंक, राइट, हाफ ऑफ द टैंक. अगेन सेम थिंग, मतलब हाफ अगर वो 20 minutes में कर रहा है, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो वी गेट 40. इनफैक्ट आप इसको लॉजिकली भी कर सकते हो, मतलब अगर आधी चीज़, अगर आधा काम 20 minutes में हो रहा है, सो ऑब्वियसली फॉर द फुल वर्क विल नीड 40 minutes. सो 40 minutes, सॉरी these are not days, these are minutes. ओके, ठीक है. अब जो यूजुअल काम होता है हमारा, लेट्स टेक दी एलसीएम. ठीक है, एलसीएम और अ कॉमन मल्टीपल. इस केस में वी कैन टेक एनीथिंग, राइट, सो वी कैन टेक मे बी 320. ऐसा कोई भी रैंडम नंबर जो आपके दिमाग में आता है आप ले सकते हो, एज लॉन्ग एज दैट नंबर इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दीज नंबर्स. सो आई थिंक 32 शुड वर्क, सॉरी 320 शुड वर्क. सो 320 इज आवर टोटल वर्क. और सेम लॉजिक लगाएंगे लास्ट क्वेश्चन वाला, 320 अपॉन 20 बिकम्स
16, 320 upon 16 becomes 20, and again the same thing, this becomes 8. अब क्वेश्चन ये है, if half of the pipes of set X are closed, okay, half of the pipes of set X are made inoperational, only half of the pipes of Y are open. ठीक है, मतलब X को भी आधा कर दिया, Y को भी आधा कर दिया, and all pipes of set Z are open. ठीक है, Z को कोई हमने चेंज नहीं करा. Then how long will it take to fill 50% of the tank? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम 100% टैंक को कंसिडर कर रहे थे, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% ऑफ द टैंक को ही कंसिडर करना है. सो लेट्स टेक 50% ऑफ 320. 50% मीन्स हाफ, मतलब 160. तो हमें टोटल 160 यूनिट काम करना है, और उन्होंने कहा है कि एक्स को हाफ कर दिया, वाई को भी हाफ कर दिया. इट मीन्स उनका काम भी हाफ हो जाएगा. मतलब अभी हमें जो काम कंसिडर करना है वो होगा 8 इन द केस ऑफ एक्स, जो कि हाफ है 16 का, और ये भी बन जाएगा 10, और ये जो 8 है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग अबाउट दिस सेट जेड, राइट. ठीक है, तो अभी टोटल वर्क कितना होगा या फिर इफेक्टिव वर्क कितना होगा, दैट विल बी टोटल ऑफ ऑल दीज वर्क्स, दैट इज 8 + 3 + 8, सॉरी 8 + 10 - 10, तो ये होगा -8. सो फाइनली जो इफेक्टिव वर्क हो रहा है वो हो रहा है 10 यूनिट्स पर मिनट. सो लेट्स डिवाइड दी वर्क दैट वी हैव टू कंप्लीट by 10. So we finally get 16 minutes. Moderate question, not easy, not tough. So answer is option D, 16. XYZ can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours. ठीक है, again same चीज़, similar तरह का पैटर्न है. X can do it in 6 hours, Y in 8 and Z also in 8. However, only one person at a time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? ठीक है, मिनिमाइज करना हमें. ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है. ठीक है, सबसे पहले ये जो रेगुलर टाइम एंड वर्क वाला सिस्टम है हम उसे फॉलो करते हैं. LCM is 24, so 24 is the total work. Or again follow the similar logic, 24 upon 6 4, 24 upon 8 becomes 3, 24 upon 8 is 3. तो ये हो गया उनका पर आवर का वर्क, मतलब 4 यूनिट्स पर आवर, 3 यूनिट्स पर आवर, 3 यूनिट्स पर आवर. ये हो जाएगा उनका पर आवर वाला वर्क, और ये होगा टोटल वर्क. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क. ठीक है, मतलब देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ और हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है. ओके, कंडीशन ये है कि हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours. ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे किसी ने काम करा, सपोज ए ने पहले घंटे काम करा तो वो दूसरे घंटे नहीं कर सकता, उसको तीसरे घंटे काम करना होगा. ठीक है, और क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, सो लेट्स डू वन थिंग, हम उस व्यक्ति से ही काम करवाएंगे जो सबसे एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, तो एक्स जो है वो सबसे कम टाइम ले रहा है, और ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा काम भी कर रहा है पर डे बेसिस पे, तो हम एक्स को ही लेते हैं. ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे. सपोज दिस इज फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट. तो फर्स्ट डे में हम एक्स से काम करवाएंगे और वो करेगा 4 यूनिट्स. सेकेंड डे में एक्स तो काम नहीं कर सकता. ठीक है, तो वाई या जेड कर सकता है, और वाई और जेड दोनों इक्वली करते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, वाई रहे या जेड रहे, हमारा काम सेम ही हो रहा है. तो लेट्स टेक एनी ऑफ देम, राइट. लेट्स टेक वाई, तो 3 होगा. यहाँ पे हम फिर से एक्स से ही काम करवाएंगे क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करना है ना टाइम, तो हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट व्यक्ति से काम करवाएंगे. यहाँ पे अगेन कोई भी काम करे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक्स से करवाएंगे. यहाँ पे अगेन 3, अगेन एक्स, अगेन 3. अब हम इसको लेफ्ट साइड से देखते जाएंगे कि किस पॉइंट पर हमारे 24 यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं. जिस पॉइंट पे हमारे 24 यूनिट्स हो रहे होंगे उस पॉइंट तक हम डेज कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल बी आवर आंसर.
4 8 12, ये हो गया 6, ये बन रहा है 18, 18 प्लस 7। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है, ओके नाउ आई गेट इट। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा 6 दिनों तक काम हो रहा है, कितने यूनिट्स का? 21 यूनिट का। अब हमारे पास 24 करना है, 24 में से हमारा 21 हो गया है, बचा हुआ 3 है। तो जो 3 वाला काम है ये करेगा एक्स ऑन 7th डे, पर हमें 3 ही करना है पर वो 4 कर रहा है। इट मीन्स उसका काम जल्दी निपट जाएगा, राइट? तो ही वुड बी एबल टू फिनिश द वर्क अर्ली। तो अगर वो 4 यूनिट्स कर रहा है इन 1 आवर, इट मीन्स क्या हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ डूइंग 1 यूनिट पर 15 मिनट्स, राइट? तो इस हिसाब से हमें सिर्फ उससे 3 ही यूनिट काम करवाना है। इट मीन्स 15 × 3, हमें उससे 45 मिनट्स ही काम करवाना होगा। पूरे दिन हमें उससे काम करवाने की कोई नीड नहीं है, मतलब पूरा घंटे उससे काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 3 ही यूनिट काम करना है। सो इट मीन्स हियर इट वुड बी 45 मिनट्स। और ये कितने घंटे बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। सो द आंसर इज 6 hours 45 minutes. Moderate question, definitely not easy and definitely not tough. 6:45, but doable question. A certain number of men can complete a piece of work in 6k days. ठीक है, we don't know the number of men, right? So let's call them n, where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that a work can be completed in 5k days? ओके, ठीक है, इसमें हम बेसिक मैंडेज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्क इक्वल है। ठीक है, मैंडेज क्या होता है? टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेन इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। और मैन को डेज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है, इसे ही हम टोटल वर्क कहते हैं। और ये जो टोटल वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन वर्क, राइट? सिंपल। और इस केस में भी हमारा काम चेंज नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है और कम दिनों में उसको कंप्लीट करने की। तो 6k डेज लग रहे हैं हमें, उसके जगह हमें सिर्फ 5k डेज में ही काम कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली हमें नंबर ऑफ मैन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, पर हमारा टोटल वर्क सेम रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे मैन डेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो इनिशियली वी हैव n मैन एंड डेज आर 6k। तो मैन डेज यहाँ पे कितने होंगे? 6k इंटू एन, दैट इज 6kn। और यही तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। नेक्स्ट केस में वो बोल रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5k डेज। मतलब अभी डेज की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम पे वर्क क्या होगा? 5k, ये हो गए डेज। अब अभी हमें नंबर ऑफ मैन भी चाहिए। सपोज कि y नंबर ऑफ मैन हमें सेकंड केस में लगेंगे। सो सेकंड केस में द वर्क वुड बी 5k इंटू वाई, दैट इज 5ky। और हमें पता है क्योंकि दोनों केस में काम तो सेम ही है, मतलब दोनों को हमें इक्वेट करना होगा। सो 6kn इज इक्वल टू 5ky। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, k दोनों में कॉमन है, सो वी कैन जस्ट डिवाइड द इंटायर इक्वेशन बाय k। सो वी गेट 6n इज इक्वल टू 5y। अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहते हो, देन यू कैन राइट दिस एज n अपॉन y इज 5/5:6। ठीक है, मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू वुड बी 6। नाउ द क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज। ठीक है, सो बेसिक लॉजिक ऑफ परसेंटेजेस, हमें नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज करना है। सो इनिशियली हाउ मेनी मेन वर देयर? देयर वर n मैन, इट मीन्स n वुड बी इन द डिनोमिनेटर। अभी हमें और न्यूमरेटर में चेंज होगा नंबर ऑफ मैन का। सो इनिशियली नंबर ऑफ मैन वो 5,
So let's write 5 क्योंकि वो हमारा रेफरेंस रहेगा। और अभी नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 6। और ये 6 5 से कितना ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है, राइट? सो देयर इज़ अ चेंज ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी नो दैट 1/5 इज़ नथिंग बट 20%, and hence answer would be option C, 20%. Easy question, no doubt an easy question. ABC working independently can do a piece of work in 8, 16, 12 hours respectively. Again the same system, no? A, B, C can do the respective work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday and so on. ठीक है, ठीक है। तो वो एक साथ नहीं काम कर रहे, वो एक स्केड्यूल में काम कर रहे, जिसका टाइम टेबल उन्होंने शॉर्ट में यहाँ दे रखा है। सो बिफोर वी गो टू दैट स्केड्यूल, लेट्स सॉल्व दिस सिस्टम। तो यहाँ पे जस्ट वी कैन जस्ट टेक अ रैंडम नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। इफ़ यू वांट एलसीएम देन वी कैन टेक एलसीएम, राइट? सो 8, 16, 12 इसको लिखा जा सकता है एज 2। ठीक है, हम एलसीएम से भी करके देखते हैं। 8 को लिखा जा सकता है एज 2 क्यूब, 16 को लिखा जा सकता है एज 2^4, 12 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर होगी 2^4 इंटू 3, तो एक ही बार आया है, सो 3। सो 16 इंटू 3 48. So luckily whatever the number we had taken was nothing but the LCM of the given 3 numbers. So LCM wise भी 48 आ रहा है. So let's take 48 as the total unit of work. Okay, अगर LCM अगर 48 है तो 48 upon 8 that is 6 would be A's respective work. इसका होगा 3, मतलब B का होगा 3 एंड C का होगा 4. ठीक है, ये स्केड्यूल दिया है। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, हमें प्रॉपर कैलेंडर की तरह इसको सॉल्व करना है, मतलब डे बाय डे काउंट करना है कि कब वर्क फिनिश हो रहा है। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days, सो लेट्स वेरीफाई दिस। ठीक है, ए डज 6 units of work, B does 3 units of work, C does 4 units of work। ठीक है, तो हमें शुरुआत करनी है फ्रॉम मंडे ए। ठीक है, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ। ठीक है, सो मंडे से शुरुआत कर रहा है ए, सो लेट्स राइट 6। मंडे के बाद ए के बाद आएगा बी 3, फिर आएगा सी, और इस तरीके से 3 का सीक्वेंस चालू रहेगा। सो लेट्स राइट ऑल दीज numbers 6 3 4 6 3 4. We also have to be mindful of the total work that we are doing, right? क्योंकि total work should be 48। तो ठीक है, ये देखते ही हो गया ना। ठीक है, 6 and 4 and 3 becomes 13। ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये हो गया 13। सो 13 इंटू 3 39, तो 39 तो यहाँ तक हो चुका है हमारा। ठीक है, 39, और फिर ये 6 + 3 9, 39 + 9 इज़ 48, मतलब हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सो हमारा काम यहाँ फिनिश हो चुका है लकीली। ओके, सो लास्ट डे इज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे इज द लास्ट डे। ऑप्शन नंबर ए सेज द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, विच इज करेक्ट, राइट? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So the option 1 is definitely correct, and since option 1 is correct, let's eliminate other options which does not include A। तो ये गया, ये भी गया।
Option number 2 says, sorry, statement number 2 says the work will be finished in 10 days. ठीक है, हमने डेज कैलकुलेट नहीं करे. So let's calculate the days. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So total 11 days हमें लग रहा है, but the statement is saying कि 10 days, so not correct, and hence answer would be A only. So option A only. Easy question, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, but even with a basic practice of time and work, one could have easily solved this question. So the option is A, 1 only. "24 men and 12 women", ठीक है, 24 men and 12 women, ठीक है, this is not or, they are saying and, it means they are working together. So 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days, ठीक है. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? Okay, ठीक है. ओके, सपोज एक काम करते हैं कि men और women whatever work they do in a day, ठीक है, so on a daily basis whatever work they do, let's call it M and W respectively. तो हम एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि 24 दिनों में men ने कितना काम करा, that would be 24M. Similarly 12 women would do 12W work, so 24 men plus 12 women, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 30, क्योंकि टोटल 30 डेज हमें काम करना है. ये एक दिन का काम था, ये हो जाएगा 30 डेज का काम. क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 24 women डू द सेम वर्क. ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क. अभी उन्होंने दिया है 12 men प्लस 24 women. ठीक है, तो ये सपोज x दिन लेते हैं, तो लेट्स, क्योंकि ये भी सेम ही वर्क है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो इट फाइनली बिकम्स 12M प्लस 24W, ब्रैकेट कंप्लीट. अब क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डेज कैन, okay, these guys do the work. It means we have to find out the value of x, which is not possible because we don't have any additional data. हमारे पास men और women के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए था. Whatever question we I think we are okay, maybe in next slides we will solve a few PYQs where the relation between men and women is given, और उसके बेसिस पे हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन M एंड W, देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x. ऑल्सो हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो जो वर्किंग स्टाफ है वो कम हो रहा है. कई बार कुछ क्वेश्चंस में वर्किंग स्टाफ आधा होता है, और क्योंकि वर्किंग स्टाफ आपका आधा हो रहा है तो आपका जो टाइम है वो टाइम रिक्वायर्ड भी आपका आधा हो जाएगा, राइट. सॉरी, अगर आपका वर्किंग स्टाफ आधा हो रहा है, इट मीन्स आपका टाइम रिक्वायर्ड वुड बी 2 टाइम्स ना, क्योंकि काम करने वाले लोग आधे हो गए, तो जो टाइम लगने वाला था टाइम कंप्लीट करने अपने जॉब को कंप्लीट करने के लिए, वो भी आपका 2 गुना हो जाएगा. यहाँ पे इस तरह का लॉजिक दिख नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि जो मेन पहले 24 थे, अब वो बन गए 12, तो ये डेफिनेटली आधे हुए हैं. बट women were 12 and now they have become 2 times, they are not becoming half. तो इन दोनों के बीच में भी मैं कोई रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ, एंड हेंस डेटा इज नॉट सफिशिएंट. आंसर इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इजी क्वेश्चन, अगेन एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 days. अगेन दिस इज द सेम लाइन ना, हमने 3-4 क्वेश्चंस में करा है कि 7/8 अगर 21 डेज में हो रहा है, तो हमने शॉर्टकट क्या इसका फाइंड आउट करा था कि इस गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, दैट इज 8/7. ये एग्जाम में आपको फटाफट करना है, दैट्स वाई. सो दिस बिकम्स 24. ये एक तरीका हो गया. फिर दूसरा आप कंसेप्चुअल तरीका कर सकते हो कि 7/8 21 डेज. सो डू वन थिंग, लेट्स डिवाइड दिस बाय 7, this also by 7, we get 1/8
and here we get 3. Now let's multiply both sides by 8. This becomes 1 and this becomes 24. 1 means 100% and hence 24 days. यही हमने फाइंड आउट करा अपने ट्रिक के थ्रू, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो मैन है ही टेक्स 24 days to complete a job. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%? ठीक है, तो जो हमें वर्क करना है टोटल वो सेकंड केस में बढ़ जा रहा है बाय 1.5, मतलब वर्क भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम एक ना वर्क अज्यूम कर लेते हैं, राइट। सपोज वर्क इज 240 यूनिट्स, ठीक है। ही टेक्स 24 days, टोटल वर्क इज 240 यूनिट्स। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वो करेगा 240 बाय 24, दैट इज 10 यूनिट्स। सो टोटल 10 यूनिट्स उसका डेली वर्क होगा, डेली वर्क 10 यूनिट्स। तो हमें स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्टेड था कि ये काम कंप्लीट करना है, बट नाउ दे आर सेइंग कि द वर्क वाज इंक्रीज बाय 50%। सो 240 into 1.5 simply will give us the new work which is 360। तो अभी हमें 360 यूनिट्स कंप्लीट करना है, करेक्ट। और कौन कंप्लीट करेगा, यही मैन करेगा। हमें पता है कि ये मैन एक दिन में 10 यूनिट्स करता है, तो वो 360 के लिए कितने डेज लेगा, 360 अपॉन 10 दैट इज 36। So is 36 the answer? No, because the question is asking us how many more days will it take। अब ये हमारे लिए शायद लकी है, क्योंकि आइडियली एग्ज़ाम सेटर को पता है कि यहाँ पे गलती होती है, लोग ये लाइन नहीं पढ़ते और सीधा 36 मार्क करते, और दैट्स वाई दे ऑल्सो गिव 36 एज दी ऑप्शन। यूपीएससी भी इस तरह के ट्रैप सेट करता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट मेंशन दिस ऑप्शन। क्योंकि अगर ये ऑप्शन होता तो मोस्ट ऑफ द लोग वही गलती करते, दे won't even remember that this detail is mentioned। so they are saying कि how many more days will it take। more मतलब इनिशियली जो नंबर ऑफ डेज वो ले रहा था उसके कंपैरिजन में कितने ज़्यादा दिन लेगा। इनिशियली उन्होंने 21 का मेंशन करा है, सो सिंपल आंसर वुड बी 36 minus 21 दैट इज 15। easy question, answer is 15, option D। A person X can complete 20% of the work in 8 days। ठीक है, अगेन द सेम लॉजिक, राइट। सो पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days। 20% क्या होता है, 20% इज 1/5, तो 1/5 8 days में कर रहा है, तो टोटल कितना करेगा, 8 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज 5/1, सो 40 days। सो इन सिंपल वर्ड्स एक्स टेक्स 40 days and there's another person y who can complete 25% of the same work in 6 days। ठीक है, so y does 25% in 6 days। अब 25% क्या होता है, 1/4। let's multiply this by 4, we get 100%। let's also multiply the right side by 4, we get 24। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक पे चीज़ें रिपीट हो रही है। सो 24 days if they work together, in how many days will 40% of the work will be completed। ठीक है, 40%, ठीक है। तो अभी उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम है, इसमें कोई तो टोटल वर्क होगा, हमें टोटल वर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें टोटल वर्क का सिर्फ 40% करना है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो 40% वर्क है ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा अगर ये दोनों लोग एक साथ काम करें तो। ठीक है, तो हम इसको यूजुअल अप्रोच से फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम एक तो एलसीएम ले सकते हैं अगेन, या फिर वी कैन टेक अ कॉमन मल्टीपल। सो आई थिंक we can just take 960 as a common multiple। anything that comes to your mind, as long as uh, the number you're considering is a multiple of given days, then you can safely take that number। तो 9 हमें पता है कि 960 is a multiple of both 40 and 240 and hence I'm taking this number। so
सो दिस बिकम्स 24 और ये बनेगा 40, करेक्ट। अब ये हमारा टोटल वर्क होना चाहिए था, पर अभी हमें 40% ही करना है। सो लेट्स टेक 40% ऑफ दिस। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल परसेंटेज वाला लॉजिक। 0 0 0 0, so 96 into 4 is the total work, which is 414, right? Sorry, 384। तो अभी टोटल वर्क है 384, और दोनों साथ में मिलके इसको कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब 24 + 40। सो आंसर वुड बी 6। क्वेश्चन ये है कि इफ दे वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड? आंसर इज 6। इजी क्वेश्चन अगेन, ठीक है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। This is just a short break to let you know the details of the foundation course. The foundation batch is starting on 1st August 2025, and it's a good mix of both live as well as recorded sessions, because I can understand many of us, many of you guys are in maybe in final year, or some of you might be working professionals as well. So a good mix of live and recorded classes will go a long way in strengthening our understanding of CSAT. So there are 48 recorded concept classes along with 25 live doubt clearing sessions. In an extreme case, you can call me on number and we can discuss your doubts. So it is part of the foundation course. Medium will be English. It is a good mix of Hindi and English, so that ये चीज़ें comfortable है to everyone, right? कोई ऐसी complex चीज़ नहीं है। CSAT में एक basic ही English होती है, so nothing complicated as such. एंड इट स्टार्ट्स ऑन 1st August। टोटल ड्यूरेशन 91 आवर्स का ही होगा। 91 आवर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होंगे और आपके डाउट सेशंस भी हो जाएंगे, मतलब इंटायर कोर्स विल बी फिनिश इन अंडर 91 आवर्स। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। इनफैक्ट ये 91 से भी कम हो सकता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ट्रिम करने लगे, पर एक पॉइंट की बियॉन्ड इसको नहीं ट्रिम किया जा सकता। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसमें लगाना चाहें तो 300 आवर्स भी लगा सकते हैं, बट 300 आवर्स में, डू यू अंडरस्टैंड, you would be able to complete your PSIR like 4 to 5 times, plus you would have completed GS4 and some part of GS3 maybe. इसीलिए CSAT is demanding, but it does not demand more than 91 hours of preparation. Beyond 91 hours, you'll have to practice a lot. So that's it, apart from the concept and doubt clearing session. So 91 hours, a sweet spot. और एक बात, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग आपका 15 दिसंबर के आसपास ही कंप्लीट होगा, 13-15 दिसंबर के आसपास। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आपके पास 6 महीने होंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस अ बिट। और आप क्योंकि प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि मैं तो एटलीस्ट दिसंबर में शिफ्ट होता था टूवर्ड्स प्रीलिम्स। सो a few things, no book required. I'll share all the good questions in the form of a PDF, and उसका solution हम देखेंगे on the next day in the form of a doubt clearing session. So there is no need of a book. और जो फॉर्मूला बुक है जो मैंने आपको दिखाई पहले, और जो PYQs की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट है ऑफ लास्ट 31 ईयर्स, वो सब इसी में इंक्लूडेड है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हेंस इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस कोर्स, you will get access to that for free, and you will also have two full length mocks on UPSC pattern. If you want to join, this is the QR code. Okay, you can just scan this QR code and join. You will get the login credentials via mail, and this is the basic schedule of foundation course. सारे topics इसमें covered है. It's a good mixture of live and recorded classes. This is the duration in hours. See, we have kept it as short as possible. So just go through this schedule. Okay, all the concepts are covered, all the topics of last 31 years, and all the topics that have a possibility of being asked. You can just maybe pause and take a look. And these are the basic frequently asked questions.
and that's it. P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q, R together work on a job, then in what ratio should they share the earnings? ठीक है. In this case, they have not given us the number of days. Rather, they have given us the efficiencies. So, ठीक है. Let's write the given persons and their efficiencies. P works thrice as fast as Q. मतलब P 3 गुना efficient है Q के. अगर मैं Q की efficiency 1 मानूँ तो P की होगी 3. Next line says P और Q साथ में काम करते हैं and then their efficiency is 4 times as that of R. ठीक है. It means P plus Q अगर साथ में काम करेंगे that is nothing but 4R. P और Q की हमारे पास वैल्यू है. P is 3, Q is 1. So P plus Q is 4. So this becomes 4 is equal to 4R. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं we get R is equal to 1. इन व्हाट रेशो शुड दे शेयर दी अर्निंग्स. ठीक है. अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का. जितना भी आप काम करोगे वर्क रेशो, हमें कोई भी अर्निंग हो वो वर्क रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, क्योंकि इट इज़ फेयर ना. सपोज यू वर्कड 10 आवर्स, maybe someone else work only for 8 hours, then why should both of you get the equal share? You should get more share than the person B because you have put in a lot of effort and more number of hours, right? इसीलिए हम वर्क रेशो के या फिर एफिशिएंसी रेशो के प्रोपोर्शन में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी रेशो ऑलरेडी है, वी कैन से दैट earnings should be distributed in the ratio of 3:1:1. That is this option A. Easy question, very easy question in fact. There is an order of 19,000 quantity of a particular product from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. Okay, in how many days will the order be completed? This is just basic division, right? So 19,000 हमारी total requirement है. Upon if I divide it by daily production, मुझे total number of days मिल जाएंगे. डेली प्रोडक्शन कितना है 1000, पर इसमें से 5% यूजलेस है. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 5% ऑफ दिस, सो 5% होगा 50. सो 1000 माइनस 50, दैट इज 950. सो 950 is our daily production. So 0 gone, 0 gone. This becomes 19. This is 380. 20. Option C. Not even easy, right? Very easy question. Questions like these used to come in like 4th, 5th standard, if you remember. So just basic division wala question. 20. Ram and Sham work on a job together for 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave and Sham works for 8 more days to complete the job. How long would Ram take to complete the entire job alone? Okay, Ram and Sham work on a job together for 4 days. Okay, suppose Ram does work in a day and Sham does S work in a day. So they are saying they work for 4 days, that is 4 in bracket Ram plus Sham, and completed 60% of it. This corresponds to 60%. Ram takes leave and then Sham works for 8 more days. ठीक है. इसमें let's find out the total work. ठीक है. Assume that total work is 100x. तो उस हिसाब से 60% would be 60x. ठीक है. This is suppose total work.
तो ये हो जाएगा r प्लस एस इज इक्वल टू 15x। ठीक है, ये r का पर डे वर्क है, ये s का पर डे वर्क है। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट द कंबाइंड पर डे वर्क of Ram and Sham, which is 15x. Now the question is, Ram takes leave, then Sham works for 8 more days. Okay. अब हमें सिर्फ 40% काम ही करना है बिकॉज 60% वॉज ऑलरेडी डन, और दे आर सेइंग कि 40% जो बचा हुआ काम है वो राम नहीं कर रहा है, वो ओनली शाम कर रहा है, दैट टू ओनली फॉर 8 डेज। ठीक है, सो 40% ऑफ द वर्क कितना होगा, total is 100x, so total would so 40% would be 40x, so 40x is done by Sham in how many days, 8 days, that is 8s। तो इससे s की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ s वुड बी 5x। सो x की वैल्यू इज 5। एक काम करते हैं, s की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, या सॉरी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, so that we also get the value of r। so if I put s की वैल्यू as 5x in this, I get r is equal to 10x। और हमें पता है कि r and s was the daily work of Ram and Sham respectively, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, which is 10x and 5x। Now the question is, how long would Ram take to complete the entire job alone? Entire job, that is 100% of the job, which is 100x। So हमें 100x करना है only by Ram। So 100x upon total work of Ram, which is 10x, and hence answer is 10 days। Option C, easy question। W can do 25% of the work in 30 days, again the same line। ठीक है, W can do 25% of the work, 25 है तो 100% करने के लिए multiply this by 4 and hence this also by 4, we get 120 days। x can do 1/4 of the 1/4 भी 25% ही होता है। So if x can do 1/4 of the work in 10 days, let's multiply 10 by 4, we get 40। y can do 40% of the work in 40 days, 40% in 40 days, divide this by 4, this also by 4, this becomes 10%, this becomes 10, multiply this by 10, this also by 10, we get 100 days। And z, ठीक है, there is a fourth person who is z, and z can do 1/3 of the work in 13 days, again 1/3 है, so 13 into reciprocal of 1/3, that is answer is 39 days। Now the question is, who will complete the work first? Okay, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट कंपैरिजन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। अगर ए 4 दिन लेता है और बी अगर 3 दिन लेता है, तो वो इज़ द फास्टेस्ट पर्सन आउट ऑफ ए एंड बी? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। फास्टेस्ट पर्सन इज नथिंग बट द पर्सन हु टेक्स लीस्ट टाइम। यहाँ पे A takes 4 days and B takes 3 days, it means B takes the least days and hence B is the fastest। तो हमें सबसे कम नंबर ऑफ डेज लेने वाला व्यक्ति को ही फाइंड आउट करना है, बिकॉज दैट पर्सन वुड बी फास्टेस्ट। क्वेश्चन इज आस्किंग अस द फास्टेस्ट पर्सन, सो दिस इज द आंसर 39। आंसर इज ऑप्शन डी Z, क्योंकि ये सबसे कम ले रहा है 39। Two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively। ठीक है, सिमिलर फॉर्म में डेटा है A and B, 20 and 30 minutes।
if both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? Again the same question, right? Starting में जो दूसरा question हमने करा था कि A takes 20 minutes, B takes 30 minutes. अगर मैं दोनों को एक साथ काम करवाने लग जाऊँ, then how many minutes would they take? ठीक है. Now again here the same thing, to find out the total capacity of the tank, we can either take an LCM or take a common multiple. In this case I can see that 60 is a common multiple, या फिर आप LCM भी ले सकते हो. So this becomes 3 units per minute और P का बनता है around 2 units per minute. ठीक है. So the total work is 60. So total work is 60 और ये हमें करना है दोनों को मिला के, that is 3 plus 2 which is 5. So answer becomes 12 minutes. Very easy question with standard values. Whatever standard books are available in the market, right? Suppose Arun Sharma, RS Agarwal, सभी में ये वैल्यू हमेशा होती है कि 20, 30 और 12. ये इनफैक्ट स्टैंडर्ड आंसर होता है कि 60 आने के बाद वो 12 ही बनता है आंसर. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. आंसर इज 12. ऑप्शन बी. वेरी इजी, कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट. In a garrison, there was food for 1,000 soldiers for 1 month. After 10 days, 1,000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? ठीक है, अगेन ये मैंडेज वाला ही कॉन्सेप्ट है. सो वी हैव 1,000 सोल्जर्स. मैंडेज क्या होता है? मैन into days, which gives us the total work. Men in this case is 1,000 और days are 1 month. ठीक है, 1 month. Suppose 1 month is 30 days, so days would be 30 and hence यहाँ पे total work आएगा 1,000 into 30. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? 10 दिनों के बाद 1,000 more soldiers joined. ठीक है, ओके. तो ये है टोटल वर्क और इस साइड में भी टोटल वर्क होगा. सो लेट्स इक्वेट इट. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैंडेज प्रॉब्लम्स. तो इनिशियली 10 दिनों में 1,000 मोर. ओके, आफ्टर 10 डेज. ठीक है, मतलब पहले 10 दिनों तक नॉर्मली काम चल रहा था. सो 10 इंटू नंबर ऑफ सोल्जर्स विच इज 1,000 प्लस अब ये 10 दिन हो चुके हैं. इसके बाद 1,000 मोर सोल्जर्स ज्वाइंड. सो इनिशियली वी हैड 1,000 soldiers. Now we have 1,000 additional soldiers. So total number of soldiers is 2,000 sorry. ठीक है, and how long? It means अब ये कितने दिन चलेगा? So let's assume that number is x. Now we can solve this. This becomes 10,000. This becomes 30,000. This becomes 2,000x. So finally 20,000 divided by 2,000 is x and the value of x is 10. Answer is option 10. Easy question but ambiguous. Why? Because आप ये कैसे assume कर सकते हो कि एक month में there are 30 days. We know that in a month there could be 30 days, there could be 31 days. For example, January has 31 days, then April has 30 days. We can have 28 days. For example, इस साल which is Feb 2025 में there would be 28 days. पर अगर Feb 2024 होता, which was a leap year by the way, it would have been 29 days. So maybe this is a lesson for us. So next time if they mention nothing about the number of days, you should consider 30 days. The question is, consider the following diagrams. X men working at constant speed do a certain job in y days. ठीक है, number of men is x and number of days is y. Which one of the following diagrams show the relation between x and y?
ठीक है, हमारे पास 4 डायग्राम्स है वेयर एक सेज, ठीक है, हमें वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट रीड द डायग्राम. These are number of men's, these are number of days. There's a very basic logic which you probably don't even have to remember, but for the same work, if number of men goes up, then time required goes down. Simple ना. Let's look at the x axis. यहाँ पे x axis है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहाँ पे नंबर ऑफ मैन है. तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे नंबर ऑफ मैन बढ़ने के बाद नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड गोज डाउन. ठीक है, क्योंकि यही बेसिक लॉजिक है, राइट. सो मैन आर गोइंग अप इन दिस डायरेक्शन, तो सिंपल है कि यहाँ जाने के बाद नंबर ऑफ डेज शुड कम डाउन. तो यहाँ पे यहाँ अगर मैं राइट जाऊँ इस ऑप्शन में, द नंबर ऑफ डेज इज एक्चुअली गोइंग अप, विच इज़ रॉन्ग. दिस कैन नॉट बी द आंसर. सिमिलरली in this case, if I go to the right, number of men is coming down, correct, but there is a problem with this diagram, so we are not sure about this diagram, so let's keep this as a possibility. नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम में कुछ अलग ही रिलेशनशिप है. इस डायग्राम में सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है विच डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मेन बढ़ने के बाद नंबर ऑफ डेज शुड कम डाउन. पर ये डायग्राम हमें ये बता रही है कि इस पॉइंट से यहाँ तक जाते टाइम जितने भी मेन ऐड होंगे उसका नंबर ऑफ डेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. ये इम्पॉसिबल है, मैथमेटिकली दिस इज इम्पॉसिबल, राइट. आई मीन एज पर द टाइम एंड वर्क लॉजिक दिस इज इम्पॉसिबल, कैन नॉट बी द आंसर. डायग्राम 4 डेफिनेटली दिस इज द आंसर, क्योंकि एक सॉलिड रिलेशनशिप दिखा रहा है एज फॉर टू अस बिटवीन मेन एंड डेज. जैसे मेन बढ़ रहे हैं, डेज इज कमिंग डाउन, and hence this is the answer. Now you might have a question, why is this not an answer? क्योंकि इसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ इस डायग्राम में. आप अगर वैल्यूज़ को देखो, वैल्यू सीधा सीधा इस ज़ीरो को क्रॉस करके नीचे आ रही है. मतलब इसका मतलब समझता है कि अगर वाई एक्सिस पे दिस इज़ नंबर ऑफ डेज, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज बढ़ते रहेंगे. ज़ीरो के नीचे हम नहीं जा सकते नंबर ऑफ डेज में, बट ये ग्राफ हमें नंबर ऑफ डेज को माइनस में लेके जा रहा है. कैन यू इमेजिन दिस नंबर ऑफ डेज इज़ नेगेटिव. यू कैन इमेजिन कि ये काम 0 डेज में हो जाएगा, दैट यू कैन इमेजिन, बट कैन यू इमेजिन कि ये काम -2 डेज में होगा, -4 डेज में होगा. सिमिलरली इवन नंबर ऑफ मेन इज गोइंग नेगेटिव. सी इन दिस डायरेक्शन, this has gone into negative territory. How can number of men be negative? Can you visualize this? There are 4 men working on a job versus there are -8 men working on a job, right? Unless they are ghosts or like spirits or some sort of non-corporeal entity, then maybe we can say that, but in real life we can't say that number of men and days is negative, and hence option is answer is this option 4, that is diagram 4. Very easy question, huh? Carpenter A can make a chair in 6 hours, carpenter B in 7 hours, and carpenter C in 8 hours. If each carpenter works for 8 hours per day, how many chairs will be made in 21 days? ठीक है, A works for 6 hours, B works for 7 hours, and C works for 8 hours. ठीक है, so if A takes 6 hours, it means in 1 hour how much work would A do? That would be 1 by 6. Basic logic of time and work. We do all these concepts in the foundation class. In fact, all these formulas and all these relations, in fact even this relation is mentioned in your formula book. तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, इसका हो जाएगा 1/7, इसका हो जाएगा 1/8. ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ये 1 घंटे की बात थी, पर हमें पता है कि वो 8-8 घंटे काम करते हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई देम बाई 8, वी गेट 1. ठीक है, ठीक है, इसको लिखते हैं 1/8 इंटू 8 इज 1, 1/7 इंटू 8 is 8/7, and this is again 8/6.
सो 8/6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4/3। तो अभी ये हो गया इनका एक दिनों का काम। पर हमें एक दिन काम नहीं करना है, हमें 21 दिन काम करना है। तो एक काम करते हैं, इन्हें यही 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो 21 21 21, तो ये बनता है 21, ये बनता है 24 28। अगर हम इन्हें ऐड कर दें, then we should ideally get the total number of chairs made in 21 days, and that becomes 28 plus 24 plus 21, and hence 73, right? So 73 is the answer. Option number C. Not an easy question, definitely not an easy question. In fact, इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करने में इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। एक तो लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने आवर्स दे रखे हैं एंड सडनली इन द एंड दे आर सेइंग कि ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स। तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें, और इसमें अप्रोच भी अलग है, राइट। सो इसमें हमने बेसिक इक्वेशन वाला अप्रोच यूज़ करा, जो जनरली हम बेसिक प्रॉब्लम्स में ही करते हैं। तो यहाँ पे वो बेसिक इक्वेशन अप्रोच हमें यूज़ करना पड़ा। आंसर इज़ नो डाउट 73, बट डेफिनेटली नॉट एन इजी क्वेश्चन, आउट से मॉडरेट टू टफ, क्योंकि बहुत से फेलियर पॉइंट्स थे। A and B can complete work together in 5 days. If A works at twice his speed and B at half of his speed, this work can be finished in 4 days. How many days would it take for A to complete the work alone? ठीक है, ठीक है। सपोज A जो काम करता है वो है स्मॉल a, और जो B है वो काम करता है स्मॉल b। ये पर डे की बात हो रही है। अब इन्होंने कहा है कि A एंड B कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर, ठीक है, इन 5 डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा, A प्लस बी इंटू 5, ये हो गया टोटल वर्क। अब उन्होंने कहा है कि इफ़ A वर्क्स एट ट्वाइस स्पीड एंड B एट हाफ ऑफ स्पीड, दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 4 डेज। ओके, ठीक है। A इज वर्किंग एट ट्वाइस स्पीड, दैट इज 2A, और B इज वर्किंग एट हाफ ऑफ स्पीड, दैट इज B/2। ये वो कह रहे हैं कि दिस कैन बी फिनिश्ड इन 4 डेज। ये भी हो गया टोटल वर्क, और क्योंकि दोनों केस में जो गिवन वर्क है वो सेम है, तो हम इस वर्क को इससे इक्वेट कर सकते हैं। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस। तो भी इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सो 5A प्लस 5B इज 8A प्लस 2B। तो 8A 5A बिकम्स 3A एंड दिस बिकम्स 3B। तो इसका मतलब ये है कि B इज इक्वल टू A। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर A अलोन टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, ठीक है। हमें इसके लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय A in a day. Total work done by A in a day is A. So let's divide it by A, और टोटल वर्क हमारा कितना था, A प्लस बी इंटू 5। सो 5A प्लस 5B। और एक बात हमें ये भी पता है कि A इज इक्वल टू B, मतलब इन प्लेस ऑफ B आई कैन राइट A। सो लेट्स राइट A। सो फाइनली वी गेट 10A अपॉन A, that is 10. Answer is 10. Easy question. Approach is slightly different, but again easy question, because generally we solve these kind of questions in the practice. I mean, not only for CSAT but in any exam, right? Be it CAT, even ZAT, banking exams, ये बहुत ही standard सा question है। 50 men or 80 women, okay, और it is not and का मतलब ये है कि they are working simultaneously,
और का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट केसेस है। 50 men or 80 women can finish a job in 50 days. A contractor employs 40 men and 48 women for this work, but after every duration of 10 days, 5 men and 8 women are removed till the work is completed. The work is completed in, okay, definitely not an easy question. यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ वर्कफोर्स को निकाला जा रहा है, तो उसको हमें मैनुअली ट्रैक करना होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। ओके, अगेन 2004, ठीक है। फर्स्ट एंड वेरी बेसिक थिंग हियर इज कि 50 मैन इज इक्वल टू 80 वेमेन, सो 50 मैन इज इक्वल टू 80 वेमेन, तो हम इसको लिख सकते हैं एज 5 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंपेयर एफिशिएंसीज। बाद में हम नंबर ऑफ मेन को नंबर ऑफ वेमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। कैन फिनिश जॉब इन 50 डेज, ठीक है। मतलब अगर मैं मेन डेज और विमेन डेज के लॉजिक से जाऊँ, देन 5 हमें 5 मेन लगते हैं एंड 50 डेज, इट मीन्स अ टोटल ऑफ 50 into 5, that is 2500 man days. So man days are 2500. Similarly, women days would be 8 into 50, right? 8 into 50, 4,000 sorry, क्योंकि women are 80 and days required is 50, so 4,000, ठीक है। तो मैन डेज होता क्या है, ये टोटल वर्क होता है। सिमिलरली वेमेन डेज इज ऑल्सो द टोटल वर्क, ये दोनों सेम ही वर्क है, सिर्फ हमने इसको मेन के टर्म्स में डिफाइन करा है, इसको वेमेन के टर्म्स में डिफाइन करा है, और इन्हें हम इंटरचेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 40 men and 48 women फॉर दिस वर्क, ठीक है। अगेन एंड की बात हो रही है, मतलब दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। सो 40 men है प्लस 48 women है। Using this relation, maybe we can find out the value of W, which is 5m upon 8. तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ, आई विल गेट 5/8m, तो ये बन जाता है 6 into 5 30m, सो 40m प्लस 30m इज इक्वल टू 70m, 70 men। तो इसका मतलब ये होता है कि ये उन्होंने बोला है ना कि कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ 40 men एंड 48 women, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा, इनको सीधा मेन में कन्वर्ट करा, सो इसका इक्विवेलेंट जो है वो है 70 men, तो हमें कंसिडर करना है 70 men। बट आफ्टर एवरी ड्यूरेशन ऑफ 10 days 5 men and 8 women आर रिमूव्ड टिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। ओके, मतलब ये जो 70 men है, दे आर वर्किंग फॉर 10 days, करेक्ट, एंड देन ये वर्कफोर्स कम किया जा रहा है, एंड देन दे विल वर्क फॉर 10 days and again they will be removed, I mean workforce will be removed by this quantity। तो हम स्टार्टिंग में करते ये है कि सबसे ये 70 मैन तो 10 दिन काम कर सकते हैं, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 10। तो इन्होंने कितने मेन डेज कवर करे, मैन डेज, दैट वुड बी 700। टोटल वर्क हमारा 2500 मेन डेज है, तो 700 इसमें से हमने कवर करा। पर अभी हम आगे जाने से पहले हमें वर्कफोर्स को कम करना होगा। वर्कफोर्स हो रहा है 5 men और 8 women से कम, ठीक है। 5 men, लेट्स राइट समवेयर एल्स, सो 5 men प्लस 8 women से वर्कफोर्स हमारा कम हो रहा है। अगेन लेट्स डू द सेम थिंग इन प्लेस ऑफ women, दैट इज इन प्लेस ऑफ W, लेट्स राइट 5m/8, तो ये बनता है 5m प्लस 5m, दैट इज 10m। मतलब हर 10 दिनों के बाद हमारा वर्कफोर्स 10 men से रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। और फिर ये जो बचा हुआ फोर्स होगा वो कितने दिन काम करेगा, वो 10 दिन काम करेगा। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 70 men थे,
अभी उसमें से हमने 10 मैन को निकाल दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 60 मैन एंड दे विल वर्क फॉर 10 days, दैट इज 600 मेन डेज विल बी कवर्ड। तो यहाँ पे वी विल ऐड 600 मेन डेज, यहाँ पे होगा 600 और यही चलता रहेगा, ठीक है। सो अब ये बनेगा 50 into 10, then it will become 40 into 10 like this, so 500 400। अब हमें इनको लेफ्ट से राइट तक ऐड करते जाना होगा और ये देखना होगा कि कब ये टोटल हमारा 2500 बन रहा है, तब हम रोक सकते हैं और तब उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस अ बिट। ये बनेगा 1300, ये बनेगा 1800, 18 + 4 दैट इज 2200, हमें चाहिए 25, ठीक है। तो 300 की कमी है और वो 300 की कमी यहाँ से फुलफिल होगी, सिंपल 13 to 10 दैट इज 300। सो इफ अगर आप अब टोटल लेते हो देन दिस टोटल वुड बी एग्जैक्टली 2500। तो ये बनेगा 1300, ये बनेगा 900, ये होगा 3, 900 and 3 is 1200, 1200 and 1300 is nothing but 2500 और यही हमारा गोल था। It means at this point we have successfully completed the given job। अब क्वेश्चन ये है कि the work was completed in how many days। ओके ठीक है, हमें पता है कि ये 10-10 दिनों के इंटरवल से चीज़ें शुरू हो रही थी, राइट। सो 10 10 10 10 10, तो 1 2 3 4 5, आंसर इज 50 days। इज इट ईजी? नो, moderate। If 15 pumps of equal capacity can fill a tank in 7 days, then how many extra pumps will be required to fill the tank in 5 days? So 15 pumps 7 days, ठीक है, into 7, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। Then how many extra pumps will be required to fill the tank in 5 days? ठीक है, हमें सेम काम करना है बट दिस टाइम वी नीड ओनली 5 days, ठीक है। सो 5 into सपोज x नंबर ऑफ पंप्स, और ये जो काम है ये काम है, दोनों इक्वल है, सो लेट्स इक्वेट देम। तो ये बनेगा 3, सो 21p इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू है 21p, तो हमें लगेंगे 21 पंप्स, बट दे आर सेइंग कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा पंप्स आर रिक्वायर्ड। तो ये सेम लॉजिक है 2-3 क्वेश्चन पहले जो हमने देखा था कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा, दे आर नॉट आस्किंग टोटल नंबर ऑफ पंप्स, रादर एक्स्ट्रा पंप्स। तो इनिशियली कितने पंप्स मेंशन हुए थे? 15 पंप्स मेंशन करे थे। इट मीन्स 21 - 15, ऑप्शन ए दैट इज 6। इजी क्वेश्चन बट just be mindful of these minute details। Okay, so we have finally covered all these, I think 21 questions. Just a second. Yes, we have done these 20 questions, and if you have any doubt in these PYQs, you can just download the PDF of this session along with the formula book, and there you will get the access to the doubt clearing session which will be conducted live in a few days। Okay, first of all, congratulations on completing this session। It's a lot to process, to be honest। Initially इतने ज़्यादा questions एक साथ करना, I know it's tough, but we have no other option, right? PYQs करना, again, it's a necessity nowadays। अच्छी बात यह है कि यहाँ से बहुत से questions repeat होने वाले हैं और हुए भी हैं, हमने देखा है कैसे questions repeat हुए हैं। So this was an extremely important session। आप कोई भी random किताब उठा लो, अरुण शर्मा, देन दैट अग्रवाल वगैरह, बहुत सी किताबें हैं। दोज बुक्स ठीक है, दे आर डिसेंट, बट व्हाट कैन बी
more beneficial than the PYQs of UPSC itself, क्योंकि हर क्वेश्चन यूपीएससी ने खुद सेट करा है. These are not copy pasted questions by the way. यूपीएससी कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन, पर खुद के ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है. यूपीएससी क्वेश्चन खुद सेट करता है विथ ऑल ऑप्शंस एंड एवरीथिंग. तो यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर कोई किताब नहीं है. Even whatever content I will share in my foundation course, that will not be about the standards of UPSC. I'll try to match the standards of UPSC, but UPSC जो है वो अलग लेवल पे है. So thank you so much. If you play GTA Online, let's connect on this ID. I play a lot. I play a lot of KO Perico Eyes. Maybe we can play there. For any doubts about CSAT, be it foundation course or anything in general about CSAT, or in fact anything about UPSC in general, because I have fair share of understanding as far as UPSC prep is concerned. So you can just contact me on this mail ID. But specifically for CSAT, this is an extremely important channel. Every update about this, every update about CSAT will be shared on this channel. You can mail me your doubts or whatever at this mail ID. And in rare cases, if you think there's a very important doubt that you have, you can just contact me on this number. Please avoid calling me. Just WhatsApp me on this number. If it requires that kind of attention, then I'll give you a call back from this number. Perfectly all right. So that's it.